इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के हफ्तेवारी प्रोग्राम दो टोक में आज एक बार फिर हमारे साथ सीनियर सहाफी जनाब मोहम्मद फारूक साहब हैं। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते जनाब फारूक साहब से किसी एक इश्यू पर दो टोक अंदाज में बात करते हैं और हमारे फारूक साहब बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते भी हैं। फारूक साहब, आज आपसे हम निर्मला सीतारमण के उस बयान पर बात करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हर हिंदुस्तानी शहरियों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी और उन्होंने एक आदाद-ओ-शुमार भी पेश किया है। सवाल इसलिए अहम है कि ऐसे वक्त में जब ये बार बार IMF और दीगर आलमी इदारे ये पेशगोई कर रहे हैं कि दुनिया बहुत तेजी से मंदी की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त जिस तरह से जंग के बादल मंडरा रहे हैं उसके से हालात और मजीद खराब होने की क्या अंदेशा है। ऐसे में सवाल ये है कि निर्मला सीतारमण ये दावे किस बुनियाद पर कर रही है और ये क्या इनका ये दावा इस दावे में किसी दर्जे में सच्चाई और सदाकत भी है? बहुत शुक्रिया हजरत, आपने मुझे मदऊ किया। निर्मला सीतारमण एक ऐसी खातून है जिन्हें खुद ये पता नहीं है कि वो क्या कहती हैं। आप लोगों ने अक्सर उनका बयान टेलीविजन पे और मुख्तलिफ जगहों पे सुना होगा, प्याज महंगा हुआ तो कहते हैं कि मैं प्याज लहसुन तो खाती ही नहीं। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। तो उन्हें मईशत के मी मैन का भी शऊर नहीं है और वो खजाने की वजीर है। अभी हमारी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी कहिए कि उन्हें हुकूमत ने हमारे ऊपर लाद रखा है। अभी कल ही का वाकया यानी परसों का वाकया है, वजारत खजाना के तहत एक इदारा काम करता है, कौटिल्य इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ इस तरह का नाम है। वहाँ कौटिल्य कनक्लेव हो रहा था। कौटिल्य वैदिक एरा के एक बहुत माहिर मईशत थे, उनके नाम से वो कनक्लेव हो रहा था जिसमें बहुत से मईशतदां शामिल हुए थे और वजीर खजाना की हैसियत से वो सदर नशी थी। तो उन्होंने वहां पे ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान में हर शख्स की आमदनी आने वाले एक आध बरस में 2000% डॉलर मजीद बढ़ जाएगी। 2% मजीद बढ़ने का मतलब $2000, हाँ $2000 मजीद बढ़ जाएगी। अभी मौजूदा आमदनी $2703 है। ये इस आमदनी है $2703 गालबन है, इसे हम 700 रुपए ही रखें। 2700 अमरीकी डॉलर बढ़ जाएगी, अभी है जी जी, बढ़ करके 4700 हो जाएगी। अच्छा, अभी के तनासुब में अभी शरह तबादला जो डॉलर और रुपए का है 80 या 84 रुपए के आसपास है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए होता है। 2000 और बढ़ जाए तो मिलजुल करके 4.5 लाख रुपए एक शख्स की आमदनी हो जाएगी, हर शख्स की आमदनी हो जाएगी। उन्होंने ये दावा किया है। ये वैसा ही दावा है जो हमारे वजीर आजम इससे पहले कहा करते थे कि हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। अब ये दावा करने के साथ इन्होंने जो दलील दी है वो भी अपने आप में बड़ा मजे का खेज है। इन्होंने कयास और इम्कानात की बुनियाद पर कहा है कि ये सब होगा, हम मईशत में बहुत तेजी से छलांग लगा रहे हैं और हमारी ये छलांग इतनी तवील होगी जो 75 वर्षों में हम नहीं कर पाए हैं वो आने वाले 1-2 वर्षों में कर लेंगे। तो बहुत से सवालात उनके इस बयान से उभर करके सामने आए। अभी मैं कल ही इसी मौजू पर मैंने कल लिखा है, मेरा मजमून आप लोग मुलाहिजा फरमा लीजिएगा, तफसील के साथ लिखा है। मईशत, अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको जब मईशत के मीम का ताल्लुक शऊर नहीं है तो मईशत का कलमदान उनको दिया क्यों गया है। इससे कबल आप लोगों ने कोरोना के दौर में देखा था, बेल आउट पैकेज के नाम पर इन्होंने अवामी दौलत लूट करके सनतकारों को दे दिया था, अवाम को सड़कों पर भूखा मर रहे थे। अभी भी वो वही कर रही है, कह रही है कि हमारे यहाँ सरमायाकारी बहुत हुई है और हमने बहुत से सरकारी इदारे जो है बेच दिए, वो सब पैसा आ रहा है, वो पैसा लोगों में तकसीम होगा। आप ये बताइए कैसे मुमकिन है ये? उनको उस कनक्लेव में सवाल करने वाले भी नहीं थे, जो सवाल करते उनकी बात का रद्द करते, उनसे दलील लेते कि ऐसा क्यों कर मुमकिन है। सबों ने सुना और खामोश रह गए। फीकस आमदनी का मामला यह है, अजीब ये गोरख धंधा है मईशत में फीकस आमदनी का। शायद मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि फीकस आमदनी मुल्क की जितनी आबादी है और जितनी दौलत है उनको तकसीम करके हासिल की जाती है। अब एक शख्स अरबपति है, ये सबको मालूम होगा कि हिंदुस्तान जो है अभी अरबपतियों का देनगार बन गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति हिंदुस्तान में है। पहले गालबन 6-7 थे, अब 170-72 के करीब अरबपति हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान की मजमूई दौलत का तकरीबन 40% इन अमीरों अरबपतियों के पास है और बकिया 60% में कुछ मतवसित तबका है, गरीब तबके हैं और इनके पास है।
लेकिन जब फिकस आमदनी को तकसीम किया जाता है तो अरबपतियों के पास दौलत है और गरीब की जो कमाई है वो सबको यकजा कर दिया जाता है और सब पे मसावी तकसीम कर दिया जाता है। अरे हम यहाँ पे अगर 4 आदमी बैठे हैं, एक के पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, तो 1,20,000 रुपए हुए और 1,20,000 रुपए को 3 आदमी में तकसीम कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हर आदमी जो है उतनी दौलत का मालिक 35 हजार का मालिक कमा रहे हैं 35,000। यही जो है गोरख धंधा वजीर खजाना कर रही है। और साहब आपसे मैं अगला सवाल करूँ, एक लतीफा बता दूं कि मैं कल एक टीवी यूट्यूब देख रहा था, तो हमारे जो मुल्क के वजीर खारजा है ये शंकर एक टीवी प्रोग्राम में थे, शायद टीवी 9 पे, उनसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कौन, उसमें मनमोहन सिंह की तस्वीर है और निर्मला सीतारमण की है। और ताज्जुब की बात देखिएगा कि ये शंकर जो खुद पढ़े लिखे आदमी है, IAS ऑफिसर रहे हैं, IAS रहे हैं, वो बोलते हैं कि दोनों बड़े बड़े अपने अपने दौर के दोनों माहिर मैशत। कहाँ मनमोहन सिंह की मैशत की सोच, आदमी पढ़ा लिखा हो, अब ये मज़ाक़-ए-ख़ेज़ी बात हो सकती है ना। मैं तो ये तक मैं कहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ करके कि अगर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि वजीर सीतारमण जो है बहुत बड़ी मईशतदार है, तो खुदा क्या कहूं मैं कि दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, पूरी दुनिया को नजरिया दिया मईशत का बहुत बड़ा, तो गालिबन इन्हीं का शागिर्द होगा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने जो वज़ीर आज़म मोदी की जो मकबूलियत का सबसे अहम राज ये था कि उन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल की बात की थी कि गुजरात मॉडल देखिए हम पीछे गुजरात को तरक्की किया, हालांकि वहां ह्यूमन डेवलपमेंट विकास गुजरात अभी पीछे, बहुत सारे मोदी के दौर में पीछे थे, क्योंकि चंद वहां भी शहरी इलाके चमक रहे थे, देही इलाके नहीं चमक रहे थे, वो शहरी इलाकों को दिखा रहे थे। अब हम देखते हैं, आपने जो अदम मुसावात की बात की है दौलत के दौर, आपने अपने दायरे मैंने पढ़ा आपके दायरे को, आपने दायरे में जिक्र किया है कि दौलत का दूसरा भी ये है कि मुल्क की 1% आबादी के पास दौलत, मुल्क की 40% दौलत जमा हो गई है। सवाल मेरा ये है कि इस अदम मुसावात की वजह से आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में अदम मसावात की वो खलीज है कि जो गुज़िश्ता 400 वर्षों में नहीं देखी गई थी। ये अभी कुछ दिनों कबल हमने उनकी किताब पढ़ी थी शशि थरूर की द डार्कनेस एरा, उसमें उन्होंने बहुत से आज़ाद शुमार बताए थे कि आजादी की जंग क्यों शुरू हुई, आजादी की जंग में कौन कौन से अवामिल थे। सिर्फ अंग्रेजों को भगाना मकसूद नहीं था, उसके साथ साथ हमारी मईशत, हमारी ज़राअत, ये सब जो है खत्म हो रही थी और दौलत लूटी जा रही थी, दौलत बचाना भी एक मकसद था। तो मैं लिखने के साथ साथ ये तहकीक भी कर लेता हूँ कि मेरी बात में थोड़ी सी वजन हो, थोड़ा वजन हो। तो उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने कहीं एक जगह लिखा है कि गुज़िश्ता 400 वर्ष, आज क्या उन्होंने हवाला देते हुए उसमें लिखा है कि आज की जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 400 वर्षों में वो सूरत हाल नहीं थी, मतलब मसावात की सूरत हाल। जी जी जी, जिस एरा को डार्कनेस एरा बता रहे हैं, जी उस एरा में भी वो सूरत हाल नहीं थी जो फिर जमाना है। तो आप जो अदम मुसावात की वजह शायद क्या मोदी की जो सनती पॉलिसी है कि भाई इन्होंने अपने हालिया जो बजट में बड़े पैमाने में टैक्स की छूट दिया है सनतकारों को। देखिए, ये हम लोगों की गलत फहमी है, ये हम लोगों को अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि हम हुकूमत मुंतखब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमलन जो होता है वो ये है कि कुछ लोग मुंतखब, कुछ अनासिर, कुछ ऐसे हाथ आते हैं जो हमें ऐसे उकसाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बटन दबाओ, और हम ये करते हैं और उनके पसंदीदा लोग मुंतखब होकर हुकूमत चलाते हैं। ये जो लोग हुकूमत चलाते हैं ये सनतकारों और सरमायादारों के गुमाश्ता और दलाल होते हैं, उनकी पॉलिसियों को ये नाफिज करते हैं। ये हिंदुस्तान में दुनिया देख रही है गुज़िश्ता 10 वर्षों से। हिंदुस्तान की जितनी जो है अवामी दौलत और मिल्कियत थी धीरे धीरे करके सरमायादारों और सनतकारों के हाथों में बेच दी गई है और कौड़ियों के मोल बेची गई है। तो हमने तो जो हुकूमत मुंतखब की थी इसलिए नहीं की थी कि हमारी चीज हमसे छीन करके बेच दी जाए, इसलिए तो नहीं की थी। हमने तो इसलिए की थी कि हमारी जिंदगी में इजाफा हो, हुस्न आए, रौनक आए, बेहतरी हो, तरक्की हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हम लोग एक साजिश के जाल में फंसे हुए हैं और ये साजिश आज नई नहीं है, ये सरमायादारी का एक ऐसा पूरा चक्कर है जिसमें पूरा दुनिया आज समाई हुई है। अच्छा, ये जब हिंदुइज्म की बात आती है, हिंदुत्व की जब बात आती है, और तो ये हिंदुत्व आमतौर पर अपने आप को लिबरेट करते हैं भारत के भारतता से, भारतीय नजरिया से और देसीपन का मुजाहरा करती है। लेकिन जब इनका मैशत देखते हैं, जब अटल वाजपेयी का जब दौर आता है तो सबसे ज्यादा FDI की तरफ तवज्जो देते हैं, मंत्रालय बनाते हैं वो। अभी मोदी ने भी एक तरफ हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं कि वो हिंदुत्व को आगे ला रहे हैं, भारत की पूरी दुनिया में कीमत बढ़ रही है। दूसरी तरफ तमाम बड़े बड़े इदारों को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, इंडिया की दौलत चंद हाथों में मरकूज होती जा रही है।
ये आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि उनका हिंदुत्व का जो नजरिया है, उनका आप शायद वो इदारा सुने होंगे क्या, स्वदेशी जागरण। स्वदेशी जागरण, ये हर चीज को देसी करार देना। जी जी। हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो देसी होना चाहिए, हम जो खाना खा रहे हैं वो देसी होना चाहिए, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि ये देसी लोग जो देसी का नारा लगा रहे हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं। जी जी। तो इनके मकसूद नजर न हिंदुत्व है, न हिंदू है, न इस्लाम है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है। और ये सरमायादारों की गुलामी कर रहे हैं और आवाम से भी ये गुलामी करवा रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो मईशत का जो आपने है कि अभी जो अडानी के खिलाफ पूरी दुनिया में कहीं जहां अडानी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, नाइजीरिया में हो, वहां गो बैक अडानी नाम लगा। और अडानी के पास जो अडानी ने इन मुल्कों में सरमाया लगाया है वो भारत से सामान लेके गया है। तो एक तरफ अडानी को इतना बड़ा मुल्क प्रश्न पेश किया जाए, दूसरा भारत का जो सरमाया जिनके जो कर्ज है ये डूब जाएगा, उसका इकोनॉमिक में और मजीद नुकसान पहुंचेगा। अब भाई इकोनॉमिक पर इससे बुरा क्या असर पड़ेगा कि एक आलमी अदारा हिंडनबर्ग ने इतने बड़े सनतकार और जिसे मोदी हुकूमत सबसे बड़ा सनतकार और सरमायादार और इंसान दोस्त करार देती है, उसको चोर, डाकू और फरेबी करार दिया है। किया था ना आपने, रिपोर्ट पढ़ी होगी किस तरह उन्होंने शेयर मार्केट में उछाल पैदा किया, मसनूई कीमतें बढ़ाई और लोगों की दौलत लूटी। तो ये दौलत लूट रहे हैं, लूट करके दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। मतलब हम लोग जो आमतौर पर खबर पढ़ते हैं, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो जीडीपी की शरह बढ़ रही है और मुल्क में महंगाई की शरह कम हो रही है, ये जो आंकड़ा हर 3 महीने पे आता है, उसकी क्या हकीकत है? भाई इसकी हकीकत जो है ना, जैसे आपने दौलत की मसाला तकसीम के बारे में बताया कि कभी आमदनी कैसे बढ़ेगी, तो अडानी की दौलत को तकसीम कर देगा हम लोगों पे। जी 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 जी। तो क्या जीडीपी में ही होता है क्या? उसको जीडीपी में भी यही सूरत हाल है कि ये आपके गली मोहल्ले में कोई चप्पल की दुकान है या चप्पल का जो कारखाना है, अगर वो जीएसटी से रजिस्टर्ड हो, वहां पे जो पैदावार हो रही है, और चप्पल के बड़े बड़े कारखाने जो कानपुर में है वहां जो पैदावार हो रही है, दोनों को यकजा कर दिया गया और 2 जगहों पे तकसीम कर दिया गया। अच्छा। और इसी तरह जीडीपी होता है टोटल जो हमारी पैदावार होती है, मजमूई घरेलू पैदावार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कहलाता है उसका, वो तमाम को जमा करके उसका तनासुब निकाला जाता है। अब वो नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक होती है, उसमें आपका भी हिस्सा है और बड़े सनतकारों का भी हिस्सा है। इस तरह उसका तनासुब कभी घटता है कभी बढ़ता है। मतलब ये उस जहां बोलते उसमें आवाम की दौलत की हिस्सेदारी कम होती है, सनतकारों की बढ़ती है, इसमें सनतें और पैदावारों का मामला उसमें ज्यादा होता है। और ये जो महंगाई की शरह कम हुई है, जबकि हम देखते हैं आए दिन कितना बढ़ रहा है। तो महंगाई की शरह बाजारों के नफ्स से निकाली जाती है, तो कुछ पैरामीटर्स मुकर्रर है, लेकिन उसका असर मार्केट में कदर क्यों नहीं आता है? वरना हम आगे उसका मार्केट में असर आपको 3-6 महीने के बाद नजर आएगा। मैं हर दिन तो दाम बढ़ाई जो घटा ही नहीं है, लेकिन वो तो महंगाई होती जा रही है। ये घोड़ा धंधा मईशत दा ही जाने, हम तो मजमूई तौर पर जो देखते हैं, जो समझ पाए हैं वो बता रहे हैं। जैसे अभी आलू 3 महीने से मार्केट में आलू 30 से भाव चल रहा है। 40 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। अब अगले 4 दिन आप देखिए, रिपोर्ट आई कि महंगाई की शरह जो है 3.5। असल में वो होता ही है ना कि खुर्दा महंगाई की शरह अलग निकालते हैं ये लोग, और ये क्या कहते हैं थोक महंगाई की शरह अलग निकालते हैं। थोक से जब खुर्दा बिक्री होती है तो उसमें बहुत सा हाथ शामिल हो जाता है बिचौलिए, इस तरह कीमत बढ़ जाती है। थोक में जब दाम बढ़ता तो खुर्दा बढ़ा है, थोक में दाम नहीं बढ़ा, थोक में कुछ दाम बढ़ा और कुछ खुर्दा तक पहुंचते पहुंचते कुछ भी समझ हुए, इस तरह ज्यादा बढ़ गया। इसका आप कहना ही चाह रहे हैं कि भाई ये जो आरामशुमार का जो खेल है, चाहे जीडीपी हो चाहे पर इनकम आमदनी वाला, हम जैसे लोगों को सिर्फ जो है दिल बहलाने के लिए है, ये खुश होने के लिए है। जैसे आप बोलते हैं कि मुल्क जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैशत में आम लोगों का हिस्सेदारी है, कुछ हिस्सेदारी नहीं है जी। लेकिन हम ये साहब हम जब सवाल हमारा ये है कि जब इलेक्शन हो रहा था तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट आज तक के सहाफी ने कि मुल्क में दौलत में, उन्होंने इसका ऑक्सफोर्ड मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि मुल्क में दौलतमंद की तादाद बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म का जवाब आपने याद किया, वो बोलते क्या मैं सबको गरीब बना दूं? तो इस तरह बड़ा जहनीत है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लीडर लोगों की जो जहनीत है इस तरह की, भाई वो आकाओं को बचा रहे हैं और क्या कहें हम, इस पर जो है मातम ही किया जा सकता है। हालांकि उनका बुनियादी काम है, ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों पर यकसा उनका जो है उनकी सरपरस्ती रहे। जितनी सरपरस्ती गरीबों पर या अमीरों पर है उतनी गरीबों पर रहे। वजह ये कि सनतकारों और सरमायादारों को आप रिलीफ दे रहे हैं, उन्हें बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, उनका कर्ज माफ कर रहे हैं और भूखे नंगे की तरह आवाम को राशन की लाइन में लगा दिए हैं और कह रहे हैं कि हमें हुकूमत दीजिए, 5 साल तक और आपको भीख देते रहेंगे।
आपका तो काम यह है कि हमसे भीख का प्याला लेके तोड़ दीजिए उसको, हमें रोजगार से लगाइए, हमारी आमदनी में इजाफा का अमल कीजिए, कुछ कीजिए। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मैशत की, एक रिपोर्ट में हाल ही पूरा वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में कोई साहब है, नाम तो भूल रहे हैं, उस रिपोर्ट में आई है कि बंगाल की जो इकोनॉमिक है वो दिन ब दिन लड़खड़ाती जा रही है। ये एक दूसरा ममता बनर्जी की तकरीर सुनिएगा, वो बोलते हैं कि बंगाल का जो जीडीपी है वो हिंदुस्तान से जीडीपी से ज्यादा है, बंगाल में पर इनकम में इजाफा हुआ है। ये इसको कैसे भाई देखिए, बंगाल की मईशत का जहां तक ताल्लुक है बिल्कुल कर्ज पे जो है चल रहा है बंगाल की मईशत। हिंदुस्तान में जितनी 28 रियासतें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इन रियासतों पे कर्ज है हिंदुस्तान में मगर बंगाल उनमें से एक है। इनकी जो स्कीमें चल रही हैं कौन कौन सी, साइकिल तकसीम करने वाली सब साथी स्कीम और क्या कन्या स्कीम है, कन्याश्री भंडार की 1000 रुपए जो महीने की स्कीम है, ये सब कर्ज के पैसे लेकर के बांट रही है और कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब इसको जो है फीका आमदनी में इजाफा बताए तो अब उन्हीं की अकलबंदी है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो बंगाल की इकोनॉमी के बारे में जो रिपोर्ट है पढ़ा मैंने, आप तो ये बताया जा रहा है कि बंगाल के लोगों की इनकम घट रही है, इकोनॉमी घट गई, दिन गिरती जा रही है, उसका बंगाल के दही इलाके में क्या असर पड़ा है? भाई बंगाल देखिए एक जमाना था मगरबी बंगाल जो है सनत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। 70 या 80 जूट कारखाने हुआ करते थे, अभी गिनती के 2-3 कारखाने हैं। ये कारखानों की बंदी गुज़िश्ता 15-20 वर्षों के दौरान हुई है। इसमें कुछ कम्युनिस्टों का भी हाथ है और ज्यादातर इनकी ट्रेड यूनियन में गुंडागर्दी का हाथ है जो अभी हुक्मरान है। ये बंद हो गए हैं। मुर्शिदाबाद और इस तरह उन अजला में जहां पे बीड़ी कारखाने हुआ करते थे वो भी बंद हो गए हैं। वहां के लोग रोजगार के लिए दूसरी रियासतों में जा रहे हैं। तो किस तरह से मईशत बेहतर हो रही है? सनत के हवाले से तो हमारा कचूमर निकल गया है। हम तो दूसरी जगह जाकर के मजदूरी कर रहे हैं बंगाल के लोग। आए दिन वहां से हमारी मौसम हो रही है। बंगाली मजदूरों को, बंगाली मजदूर जो है वो तमाम जाते हैं राजस्थान में। अभी कुछ दिनों पहले देखा ना, और सबसे जानका हादसा वो जो अफरोज आलम का राजस्थान में पेश आया था, उसको लाइव मर्डर किया गया था। वो हमारा एक मजदूरी था ना जो रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। अगर हमारे यहाँ सनतों की और रोजगार की सूरत हाल बेहतर होती, फिकर आमदनी बेहतर होती, तो उसे क्या जरूरत थी राजस्थान जाने की? लेकिन ये सब बहकावे हैं, छलावे हैं जिनपे हमको घुमाया जाता है और हम जैसे अक्लमंद जो खुद को अक्लमंद समझते हैं इनके झांसे में चले आते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह क्या ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस सरकार में आ जाए तो जो मईशत का जो पहिया है वो बदल जाएगा, रुक जाएगा, या वही जो यही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आए तो ये बदल जाएगा। निजाम तो भाई वही है, निजाम वही रहेगा, सिर्फ शक्लें बदल जाएंगी। ये निजाम चलाने वाले हाथ कहीं दूर बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनकी हुक्मरानी कहीं और से हो रही है। और वो हुक्मरान जिस तरह चाहेंगे, जिस तरह आलमी इदारे चाहेंगे, IMF चाहेगा और इस तरह के जितने इदारे आप नाम से वाकिफ होंगे, जिस तरह चाहेंगे हमारी मईशत को वैसा करते रहेंगे। उसमें कुछ नरमी गर्मी होगी, कहीं 10% इजाफा होगा, कहीं 10% कमी होगी। चेहरे बदलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने को नहीं, बस तरीकाकार थोड़ा बदल जाएगा। जो अब बराह रास्त हमला हो रहा है वो बिलवास्ता होगा। हाँ, क्या कुछ ऐसा भी होता है कि देखिए आप ये मोदी हुकूमत को हम इतना जो है लानत मलामत कर रहे हैं, GST तो हमारी कांग्रेस हुकूमत की ही देन है ना। इसकी तारुफ उन्होंने ही करवाया था, इसलिए उनको नाफिज किया। अब आज हम ये रोना रोए कि रोटी पर GST है, कलम और कागज पर GST है, किताबों पर GST है, तो ये मोदी हुकूमत ने तो उसको नाफिज किया है। ये ज़हनी पैदावार तो हमारे कांग्रेस की देन है ना। की शिकायत ये कि हमने जो GST बनाया था नक्शा, वो काफी गौर फिक्र कर रहे थे और अभी गौर फिक्र करना बाकी था और इन्होंने अचानक नाफिज कर दिया। अभी एक अधूरा काम आपने किया था, उन्होंने पूरा कर दिया हुकूमत में आए तो। आप अगर आएंगे तो देखें हम क्या तब्दीली लाते हैं। हाँ, बहरहाल काम तो आपने ही किया है। हाँ, आज जिस आधार कार्ड का हम रोना रो रहे हैं कि हमारी जो प्राइवेसी खत्म हो गई है, आधार नंबर से जोड़ दिया गया है और ये हो, तो शुरू तो आपने ही किया था भाई। हाँ, उसको तो आपने बड़े बड़े मज़ामीन लिखवाए थे कि ये कदम है, ये फलानी कदम है। आज जो हमारे हर कदम को, हमारे 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम को पैन कार्ड से जोड़ दिया गया, इसका आगाज तो हुजूर आपने किया था, ये कांग्रेस ने ही किया था। इन्होंने उसको जो है तेजतर अमल में ढाला है। तो हुकूमत बदल जाने से बस थोड़ा अप्रोच और तरीकेकार में फर्क होगा, सुस्ती और उजलत होगी, लेकिन बिलुमूम सूरत हाल वही रहेगी।
और मतलब आपका कहना ये कि समाजाना जो निजाम है उसके निजाम की थ्योरी को आप नहीं बदलिएगा, नहीं बदलिएगा तब तक किसी तरह और समाजाना निजाम का रुझान ही है दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने का, फायदा पहुंचा, गरीबों को मजीद गरीब करने का ये उनकी पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब का। और फारूक साहब जो बात कह रहे हैं वो किसी हद तक सही है कि बहुत मशहूर किस्सा है कि जब कांग्रेस सरकार में वजीर पेट्रोलियम मणिशंकर अय्यर थे तो अंबानी साहब नाराज हो गए और उनके कहने पे उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। और अगर आप इंसाफ न्यूज को पहली मरतबा देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इंसाफ न्यूज ऑनलाइन एक कोशिश है सच्चाई और गैर जानकारी के साथ सहाफत करने का। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके हमारे सफर का साथी बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।